वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक एटम पर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल क्या था और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाले। साथ ही जानेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में 19वीं सेंचुरी तक डिफरेंट एविडेंसेस आने शुरू हो गए थे और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस से ये देख भी लिया था कि एटम चाहे एक गैस का हो चाहे दूसरी गैस का हो, उसके अंदर पाए जाने वाले निगेटिव कंस्टिट्यूएंट्स जिन्हें आज हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो सिमिलर ही हैं। अब चूंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उन्होंने अपना जो मॉडल दिया जे थॉमसन ने वो ये दिया कि जैसे वाटरमेलन होता है, उसको अगर जब काटते हो तो रेड पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज और उसमें जो सीड एम्बेडेड है वो नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। यही वाटरमेलन मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया, जो एटॉमिक स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाया। अब बात आती है रदरफोर्ड की। जे थॉमसन के ही वो स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। उनके दो स्टूडेंट्स से गीगर मार्सडन, उन्हीं के नाम से गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। क्या था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप? ये देखिए, एक रेडियो एक्टिव सोर्स एस है जो एक रेडियो एक्टिव चैम्बर में रखा हुआ है। इस सोर्स से हाईली एनर्जेटिक, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। अब रेडियो एक्टिव रेज अल्फा बीटा पार्टिकल्स ये हार्मफुल हैं, तो इसलिए केवल उनकी एक कॉलिमेटेड बीम, पैरेलल चलने वाली अल्फा रेज की बीम रहे, बाकी और पार्टिकल्स जो भी हों वो एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये लगा दी गई लेड ब्रिक्स। लेड हैवी मेटल है तो वो क्या करता है, हैवी सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कॉलिमेटेड बीम आ रही है गोल्ड फॉयल पर। ये गोल्ड फॉयल थिन होती है, गोल्ड में लेबल एलिमेंट है तो उसकी इतनी थिन फॉयल बना दी गई जिससे अल्फा पार्टिकल नॉट मोर देन वन सिंगल स्कैटरिंग करे, वो एक से ज़्यादा स्कैटरिंग ना हो। उसकी थिकनेस होती है 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की। अल्फा पार्टिकल जब इससे टकरा कर इस फॉयल के थ्रू बाहर जाएगा तो क्या देखा जाएगा, अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, क्या है उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस पूरे सर्किल को देखिए जो लेड ब्रिक्स के दोनों ओर लगभग कवर करे हुए है सोर्स को। अल्फा पार्टिकल्स जो अगर सीधे जाते तो ये इस डायरेक्शन में आते। अब आफ्टर गोल्ड फॉयल वो जिधर जाएंगे तो उनको काउंट करना होगा, पहचानना होगा। कैसे? तो ये जो स्क्रीन लगाया गया है इसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग होने से अल्फा पार्टिकल जब उससे टकराएंगे तो ब्रीफ लाइट फ्लैशेज, छोटे छोटे सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे और वो रोटेटेबल डिटेक्टर के थ्रू जहाँ भी जाएंगे काउंट कर लिए जाएंगे। माइक्रोस्कोप से पहचान कर काउंट कर लिए जाते हैं। मतलब जितने स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल उनका नंबर पता चल जाएगा और कितने एंगल से वो स्कैटर्ड हुए वो पता चल जाएगा। इसी बात पर जो ऑब्जर्वेशन आए और जो कंक्लूजन निकाले गए वो है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया गया? सबसे पहले देखा गया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हाईली काइनेटिक एनर्जी पैरेलल बीम, कॉलिमेटेड बीम आ रही थी, उसमें से 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल तो थिन फॉयल से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सिंगल एटम, एक के बाद दूसरा एटम नहीं है गोल्ड का जिससे वो फिर से स्ट्राइक करें। सिंगल एटम कोलिजन से होता क्या है कि सिंगल एटम स्कैटरिंग की वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं 99.86%। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम हॉलो है। अब बचे कितने? 0.14%। वो ऑब्जर्व किया गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन 0.14% बचे हुए अल्फा पार्टिकल्स वो मोर देन 1 डिग्री से स्कैटर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पर भी, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो डबली चार्ज हीलियम एटम, वही हो गया हीलियम न्यूक्लियाई। तो एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो डेविएट हो जा रहे हैं अपने रास्ते से। यहाँ पर ये मैंने अगर ये गोल्ड न्यूक्लियस मान लिया जाए तो ये दिखाया हुआ है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो सीधे निकल जा रहे हैं, तो देखिए वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाते हैं, वो है 0.14%, वो मोर देन 1 डिग्री पे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि 5000, 6000, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल मोर देन 90% डेविएट होता है।
तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो 90%, ये देखिए न्यूक्लियस के काफ़ी पास है ना, और अगर इससे भी ज़्यादा पास है न्यूक्लियस से तो आप देख रहे हैं वो मोर देन 90% डेविएट हो रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज और बहुत थोड़ी सी जगह में है। और देखा गया कि लगभग 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल वो तो सीधे जाने पर उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो स्कैटर्ड बैक होने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी ऐसे छोटी सी जगह मैसिव स्पेस से टकरा कर वापस लौट रहा है। वापस लौट रहा है का मतलब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी ठीक उसी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये यहाँ पर दिखाया गया कि अगर ये अल्फा पार्टिकल देखें तो आप देखिए ये ठीक ठीक टारगेट न्यूक्लियस की सीध में आ रहा है और ठीक टारगेट न्यूक्लियस की सीध में आने की वजह से ये ऐसे लौट जा रहा है। और भी एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल के लिए हट के अलावा दूसरी फॉइल्स लगा के किया गया तो देखा गया कि डिफरेंट एलिमेंट के फॉयल लगाने से डिफरेंट नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होता है। गोल्ड फॉयल इसका एटॉमिक नंबर है 79। गोल्ड फॉयल लेने के 2 रीजंस क्या हैं पूछा जाता है तो क्या बताएंगे। एक तो ये हैवी सब्सटेंस है, इतनी ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल जब इसको स्ट्राइक करेगा इस फॉयल को तो वो अपनी जगह पर स्थिर रह सकेगी। दूसरा, थिन फॉयल कैन बी कट बाय गोल्ड, मेलेबल सब्सटेंस है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर एक ऐसा वर्ड है जो डिसाइड करता है अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरीज को। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पैरेलल चल रहे हैं फॉयल की तरफ। मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सब पैरेलल जा रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी से। अब टारगेट न्यूक्लियस जो है यहाँ है, टारगेट न्यूक्लियस की सीध से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ लिखा हुआ है ये इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या बताता है कि जो अल्फा पार्टिकल शुरुआत में ही न्यूक्लियस की सीध से काफ़ी दूर होगा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा, वो अनडेविएटेड निकलेगा। मतलब फॉर लार्ज बी थीटा इज 0, थीटा है स्कैटरिंग एंगल। और जितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं और जो स्कैटरिंग एंगल है उनका ये क्लियर कट यहाँ से आपको मिल जाता है रिलेशन। अब जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है थीटा बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर इस वाले मॉलिक्यूल के लिए मैंने दिखाया इतना कम है तो इम्पैक्ट पैरामीटर में आप देखिए स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री और इसके लिए और कम हुआ मोर देन 90 डिग्री और लगभग इम्पैक्ट पैरामीटर 0 के बराबर या वेरी स्मॉल है तो ये क्या हो गया बैक स्कैटरिंग। ये कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि बहुत कम नंबर के अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बैक होते हैं। इससे न्यूक्लियस की भी बात पता चली। रदरफोर्ड ही थे जिन्होंने ये भी बताया कि हाँ एटम के अंदर एक जगह है न्यूक्लियस जिस बहुत मैसिव है, सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उस छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। चार्जेस आर टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस। और उसी से उन्होंने बताया कि एटम का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस का साइज 10⁻14 से 10⁻15 मीटर यानी फर्मी या फेम्टोमीटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि अगर वो बहुत छोटा है तो स्कैटरिंग एंगल पाई के बराबर है, बहुत बड़ा है तो स्कैटरिंग एंगल लगभग 0 के बराबर है। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो ये ग्राफ बनाया गया था उसमें भी एन और थीटा का ही तो ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं जब थीटा 180 डिग्री के करीब है तो आप देख रहे हैं कि 10⁻7 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में से देखिए 10 से भी नीचे बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जो स्कैटर्ड बैक हो रहे हैं। ये डॉट जो है ये क्या है प्रैक्टिकल डेटा के पॉइंट्स और ये लाइन जो है ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है। शुरू में इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए बिल्कुल 0 है तो अल्फा पार्टिकल 10⁻6 और 7 के बीच में सारे अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं। अब एक और टर्म है वो कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है वो आइए देखते हैं। अल्फा पार्टिकल नेचुरली रेडिएटिव सब्सटेंस से हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल है। जब वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो देखिए अगर गोल्ड एटम में बना दूं ये और ये अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 7.7 MeV। अल्फा पार्टिकल अभी न्यूक्लियस से बहुत दूर है, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसकी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए 0 है।
बहुत दूर कैसे कह सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस का तब तक एस्टिमेशन हो गया था उसकी रेडियस का 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर, तो अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस उसके न्यूक्लियस की रेडियस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट मानी जा सकती है, बहुत ज़्यादा को मान सकते हैं ना। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम में न्यूक्लियस के कितनी पास तक जा सकता है। कैसे पता लगाएंगे? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितनी पास तक जाके रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और इस समय अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है, उससे लिखी गई। Q1 है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, Q2 है गोल्ड न्यूक्लियस पर चार्ज ZE, और अपॉन 4πε0 R0, यही R0 है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे R0 का जो ये एक्सप्रेशन आया उसमें आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इधर कर लिया, R0 इधर कर लिया। Z की वैल्यू गोल्ड के लिए 79 है, काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV को जूल में बदल दिया। किससे कैसे बदलेंगे? 1.6 × 10⁻13 रखेंगे, MeV है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी वैल्यूज रखने के बाद आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV थी, वो कितनी आती है? 3.0 × 10⁻14 मीटर या 30 फर्मी। अब गोल्ड न्यूक्लियस की तो रेडियस वो होती है 6 फर्मी। क्या मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल बिना गोल्ड न्यूक्लियस को टच करे वापस लौट जाता है। ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की ठीक सीध में आ रहा था, तो ये कितनी डिस्टेंस पास तक जाता है उसके बाद से वापस लौट जाता है। तो जो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये किससे ज़्यादा है? अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के रेडियस से और गोल्ड न्यूक्लियस की रेडियस के, दोनों के सम से ज़्यादा है। ये भी तो ये बताता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड बैक हो रहे हैं वो बहुत कम है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दोनों के सम से बहुत ज़्यादा है। मतलब अल्फा पार्टिकल बिना इसको टच किए ही, बिना कोलाइड किए हुए ही वापस लौट जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज द पावरफुल वे टू डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की साइज की अपर लिमिट को डिटरमाइन करने की पावरफुल वे क्या है? यही रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इम्पैक्ट पैरामीटर से भी आप देख सकते हो कि इम्पैक्ट पैरामीटर में रिफ्लेक्ट बैक करने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर बहुत कम है, 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल। तो इतने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे थे, उनमें से जो वापस लौट रहा है वो वापस क्यों लौट रहा है? क्योंकि वो एक बहुत मैसिव और हाईली पॉजिटिव चार्ज से उसकी सीध में है, इसीलिए वो वापस लौट रहा है। यानी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में दो चीज़ें लग रही हैं, दोनों को वो फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन्हीं पर बेस्ड रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल पेश किया, और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, वो बहुत हल्के हैं, तो उनका मास नेग्लिजिबल है। हाँ, सारा का सारा मास किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतने ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के रास्ते में इंटरेक्शन नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि साइज आप देख रहे हैं, एटम का साइज है 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का उससे 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना कम। तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन तो नेग्लिजिबल होना ही है। अल्फा पार्टिकल सीधे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सीधे जाएगा, या डेविएट कम डिग्री से होगा, या मोर देन 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है। रदरफोर्ड का मॉडल दो बातें नहीं बता पाया। वो क्या? कि एटम अभी भी स्टेबल कैसे है। बस रदरफोर्ड ने गलती कर दी थी, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, एनी ऑर्बिट। ये गलती हुई। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड दूसरी बात है कि कोई भी गैस हो, कोई भी एटम हो, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेक्ट्रम की। तो वो जो स्पेक्ट्रम एमिट करता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, स्पेसिफिक, सर्टेन स्पेसिफिक डिस्क्रीट एमिशन लाइंस होती हैं, डिस्क्रीट वेवलेंथ होती हैं, न कि कंटिन्यूअस। रदरफोर्ड ने बताया कंटिन्यूअसली वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। यही बात यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल में
थोड़ी सी मॉडिफाई करके आगे बताई नील्स बोर ने। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नील्स बोर मॉडल पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।